हेलो दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं रोटेशन मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिफरेंट डिफरेंट जो शेप है उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हमने लिखा है MOI शॉर्ट में। इसमें हमने बात की थी एक रोड की, जैसे कि ये रोड है और सपोज ये इसका ICM है, मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेंटर ऑफ मास है उसके स्केल पर है, उसी के एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो है आई की वैल्यू, ICM की वैल्यू होती है mL²/12। अगर यही रोड इसके अबाउट, अगर इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो ICM के अबाउट ना लेकर के दूसरे एक्सिस के अलोंग लें, तो इसकी आई की वैल्यू है वो आएगी, अगर एक एंड पर हो इसका जो आई की डायरेक्शन है वो आएगी mL²/3। तो इसको हम देख सकते हैं इसी टाइप की हमारे पास डिस्क होती है, और हमें जो डिस्क है उसका एग्जांपल पुरानी वीडियो में, दूसरी वीडियो में लिया है, मतलब इससे पहली बार वाली वीडियो में ले चुके हैं उस डिस्क का एग्जांपल। अब हम देखते हैं जो डिस्क के अलावा जो शेप बनी है उनके एग्जांपल, उनका आई की वैल्यू, MI की वैल्यू कितनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी है। तो हमने लेते हैं होलो स्फेयर। होलो स्फेयर, ये होलो स्फेयर है, ये होलो स्फेयर है, और ये है MOI की वैल्यू अबाउट ICM। ICM का मतलब सेंटर ऑफ मास का जो एक्सिस है वो भी यही है, इसी के अलोंग होगा सेंटर ऑफ मास, और इसका जो ICM की वैल्यू है वो है 2/3 mR²। और जो सॉलिड होता है उसमें यहाँ 2/5 होता है। सपोज ये सॉलिड अगर हमने लिया, ये सॉलिड स्फीयर, ये इसकी रेडियस R है, तो इसके ICM की वैल्यू जो होगी वो होगी 2/5 mR²। या इसी स्केल से, या अगर हमने कहा कि हमें इसके अबाउट निकालनी है, इस एक्सिस के अबाउट इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, आई की वैल्यू, तो हमें बताया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मतलब I = ICM प्लस MR², या MD²। डिस्टेंस होती है ICM से, MD²। ये होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सॉरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कि जो हमारा एक्सिस है उसके पैरेलल एक और एक्सिस है, उसकी जो थ्योरम है वो है I = ICM प्लस MD²। तो यहाँ हमारे पास इसकी वैल्यू है, हमारे पास ये है ICM, ये सपोज ये इस शेप जो है ऐसा है, यहाँ है ICM, ये
ये फिर ICM की वैल्यू ये है, हमें निकालनी है इसके अबाउट। हमारे पास ICM की वैल्यू है 2/5 mr²। तो हमें सेंटर से दूर की तरफ जाना है और हमें निकालनी है I की वैल्यू। सो I की वैल्यू 2/5 mr² तो होगी प्लस md²। md² मतलब ये r है, प्लस m इंटू r²। सो 5 1 5 to 7/5 mr²। ये है हमारे पास I की वैल्यू। अगर एक्सिस ये हो हमारे पास, पूरा जो स्पेयर है वो एक तरफ और स्केल एक तरफ, तो ये हमारे पास I की वैल्यू है हमारे। और इसको भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गायरेडियस या रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई ज्योमेट्रिकल शेप है, जैसे ये हमारे पास कोई एक ज्योमेट्रिकल शेप है ऐसा, इसमें मास m है और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इसके अबाउट है, इसके अबाउट। तो जो गायरेडियस है या जो गायरेशन है, जो डिस्टेंस गायरेशन है जिसको हम आई रेडियस भी कहते हैं, उसका मतलब ये है कि जो हमारा सेंटर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और जो मास है उसको, पूरे मास को कंसंट्रेट करके एक पॉइंट मास बना दिया जाए, तो हम उसको कितनी रेडियस पर रखें कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है उसकी वैल्यू चेंज ना हो, सेम रहे। मतलब अगर ये हमारे पास मास है और ये एक्सिस है, या जो आई की वैल्यू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, इसके अबाउट ये मूव करता है, ऐसा ऐसा ये मूव करता है, तो हम इस मास को एक पॉइंट मास बना देते हैं, एक पॉइंट मास बना देते हैं इस मास को। सपोज ये हमने के डिस्टेंस पर ऐसा इसको एक पॉइंट मास m बना दिया, तो इस k की वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए, उतने के इक्वल आनी चाहिए जितना हमारा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है। इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है और इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है, अगर सेम आए, के की वैल्यू वेरीफाई करें, तो वो है गायरेडियस या जो रेडियस ऑफ गायरेशन। इसके अबाउट हमको रोटेशन करना है, ऐसा ऐसा। तो इस के की वैल्यू, तो I इज इक्वल टू mk², ये हमारे पास आएगा I इज इक्वल टू mk²। I इज इक्वल टू mk²। यहाँ जो k है वो है गायरेडियस या रेडियस ऑफ गायरेशन। इसकी डेफिनेशन हमारे पास इसके बाद ये हमने लिखे इसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल हटा के। इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, इट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच द एंटायर मास, जो बॉडी का एंटायर मास है ऑफ द बॉडी कुड बी अज्यूम्ड
कंसंट्रेटेड विदाउट चेंजिंग इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब अब यहाँ हमने जो पहला एग्जांपल बताया था कि जो बॉडी का मास है उसको कंसंट्रेट करके पॉइंट मास बना के उसको किस रेडियस पर रखें, किस डिस्टेंस पर रखें कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेम आए। सो हमारे पास यहाँ एक डिस्क एग्जांपल है, हम डिस्क का एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास हमको जो इसकी डिस्क का ये हमारे पास I इज इक्वल टू हाफ mr², डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अब हमने जो ये डिस्क है इसका जो मास है उसको ये सेंटर यहाँ है और इस मास को पॉइंट मास बना दिया, ऐसा हमने इसको k डिस्टेंस पर रख दिया। I इज k इज इक्वल टू ये डिस्टेंस ये, तो ये डिस्टेंस ही सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो ऐसा फिर ये रोटेट करेगा। सो I इज इक्वल टू है हमारे पास m² सो इस m की वैल्यू और इस m की वैल्यू सेम होनी चाहिए हमारे पास, मतलब इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो इस वाले I की वैल्यू है और इसकी वैल्यू mk², इन दोनों को इक्वल कर देते हैं 1/2 mk² mr² इज इक्वल टू mk²। यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो m से m की वैल्यू कट जाती है और यहाँ r²/2 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू r बाय, इस पे अंडर रूट आएगा इधर, अगर हम इसको √2 k इज इक्वल टू r/√2। तो मतलब इन केस ऑफ डिस्क गायरेशन की वैल्यू या जो गाय रेडियस है उसकी वैल्यू आई r/√2, डिस्क के केस में r/√2। अलग अलग सिमेट्री में अलग अलग वैल्यूज होती हैं, बट जो जनरल फॉर्मूला है I इज इक्वल टू mk² होता है, ये गाय रेडियस का फॉर्मूला है। यहाँ k जो है रेडियस ऑफ गायरेशन है। इसके बाद हम दूसरे भी एग्जांपल देख सकते हैं कि एक एग्जांपल है कि जो बॉडी है ये ये सेंटर है, एग्जांपल 1। एक एग्जांपल हुआ ये एग्जांपल 2, m की वैल्यू है 4 kg और रेडियस ऑफ गायरेशन है 20 kg m²। हमें जो I की वैल्यू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो है 20 kg m² और मास इस बॉडी का 4 kg, हमें बतानी है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अब हम देखते हैं कि इसको जो है इस सारे मास को 4 kg के मास को एक पॉइंट मास बना के सेंटर से थोड़ा k डिस्टेंस पर ऐसे पुट कर देते हैं 4 kg, और यहाँ जो I की वैल्यू होगी वो होगी mk²। m की वैल्यू 4 k² और जो I की वैल्यू यहाँ है वो है 20 kg m², जो I की वैल्यू है वो है यहाँ 4 k²। so 4 k² इज इक्वल टू 20। सो 4 k² इज इक्वल टू 20 और ये 5 टाइम्स डिवाइड होगा, 5 टाइम्स देन k² इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू √5, k इज इक्वल टू √5। तो यहाँ ये हमारे पास पहला एग्जांपल था जिससे हमने देखा कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, कि पूरे बम मास को हम एक पॉइंट मास बनाकर ऐसा शिफ्ट करते हैं, ऐसा मतलब
एक ऐसी डिस्टेंस पर रखते हैं जिससे आई की वैल्यू सेम रहे। ये हमारे पास हमने एक एग्जांपल लिया 4 kg वाला, और इससे हमने देखा के की वैल्यू क्या आती है हमारे पास जिससे आई की वैल्यू सेम रहे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद है हमारे पास टॉर्क। टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को हम ऐसा लिखते हैं टी से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। रोटेशन मोशन में ऐसा है जैसा हम ट्रांसलेशन में देखते हैं फोर्स, ट्रांसलेशन में देखते हैं हम फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और जो फोर्स का वेक्टर है वो एक्सेलरेशन के वेक्टर के डायरेक्शन में है ऐसा। और जो हम रोटेशन मोशन में है, रोटेशन मोशन में इस फोर्स को डिफाइन करते हैं सर टॉर्क फॉर्मेट में। टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू एल्फा। और ये वाली जो डायरेक्शन है, इस टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो सेम एल्फा की डायरेक्शन में है। एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ ये एक्सेलरेशन, यहाँ ये एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ ये फोर्स, यहाँ ये मोमेंट ऑफ फोर्स, ये भी किसी एंगल पे होता है। देख किस एंगल पे है वो इस पर हम बात करते हैं। तो टी इज इक्वल टू है हमारे पास, इसको हम ऐसा समझते हैं कि ये हमारे पास सेंटर है, या हम ऐसे समझते हैं ये हमारे पास कोई बुक है और ये इसका सेंटर है, क्योंकि जो टॉर्क होगा उसमें कोई एक सेंटर पॉइंट होगा जिसके अबाउट टॉर्क होगा, जिसके अबाउट टॉर्क होगा। और आप देखते हैं हम कि ये सेंटर पॉइंट है, और यहाँ ये हम देखते हैं कि यहाँ इससे हमने फोर्स लगाया, मतलब ये टॉर्क है इस पॉइंट के अबाउट, ये टॉर्क है। और फिर हमने यहाँ फोर्स लगाया, यहाँ फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ा हमें, यहाँ फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ा, यहाँ फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, यहाँ फोर्स ज़्यादा और भी लगाना पड़ेगा। मतलब यहाँ फोर्स सबसे ज़्यादा लगाना हमको पड़ेगा, यहाँ फोर्स सबसे ज़्यादा लगाना हमको पड़ेगा, और यहाँ फोर्स सबसे कम लगाना पड़ेगा, और यहाँ फोर्स फिर कम लगाना पड़ेगा। मतलब हमने देखा कि ये एक कोई एक पॉइंट होगा और उससे हमारे पास आर डिस्टेंस होगी। जितनी ये आर डिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ही फोर्स की वैल्यू हमको ज़्यादा मिलेगी, मतलब टॉर्क हमको ज़्यादा मिलेगा। जैसा हमको टॉर्क, ये वाला टॉर्क ओवरऑल जो फोर्स है हमारे पास ज़्यादा मिलेगा। फोर्स ये मतलब ये हमको कम लगाना पड़ेगा फोर्स, और जो टॉर्क की वैल्यू है वो हमको ज़्यादा मिलेगी। मतलब ये जितना ज़्यादा होगा ये आर और ये एफ, तो हमें टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। टॉर्क मतलब एक टाइप का जो है मोमेंट ऑफ फोर्स, एफ की वैल्यू, ये आर की वैल्यू, और ये इसके परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे हम यहाँ सेंटर है और हमने यहाँ से इसको पंच किया, यहाँ से पंच किया, यहाँ से पंच करेंगे तो इसकी वैल्यू कम है, यहाँ से पंच करेंगे इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है। और तो यहाँ से मैक्सिमम, सेंटर से मैक्सिमम एक रेडियस पे जाएंगे तो एफ की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर सबसे ज़्यादा है एफ की वैल्यू, मतलब टॉर्क सबसे ज़्यादा है आर डिस्टेंस पर। अगर हम फोर्स को जो है कांस्टेंट ले लें तो जितना हम आर बढ़ाएंगे टॉर्क की वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी। सो टॉर्क इज इक्वल टू, एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर आर मल्टीप्लाई वेक्टर एफ। ये है हमारे पास ये, या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आर परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा,
या एफ परपेंडिकुलर आर साइन थीटा या आर परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा, हम इसको ऐसा समझ सकते हैं। हमने देखा कि सेंटर पॉइंट होगा और जितनी ज़्यादा ये लीवर आर्म की लेंथ होगी, इस वाले लीवर आर्म की लेंथ यहाँ से इस पॉइंट से, सपोज ये है लीवर आर्म और यहाँ ये फोर्स है, ऐसा समझ सकते हैं कि ये वाला एक पॉइंट और यहाँ हमने इस लीवर आर्म की लेंथ बढ़ा दी, बट फोर्स कांस्टेंट रखा, फोर्स वेक्टर कांस्टेंट है, तो यहाँ टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा आएगी। टॉर्क मतलब आर मल्टीप्लाई बाय एफ, जनरली मल्टीप्लाई होगी आर परपेंडिकुलर एफ को एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा आएगा, डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा आता है। ये साइन थीटा भी क्यों आएगा वो भी आगे पता लगेगी। तो जनरली हम इनको आर एफ साइन थीटा, आर के परपेंडिकुलर होगा एफ, अगर हमको मैक्सिमम लेना है एफ तो ऐसा, मतलब इफेक्टिव आर परपेंडिकुलर के अबाउट होगा ये। जैसा कि हमारे पास ये एक गेट का एग्जांपल होता है कि ये कोई एक गेट है, ये गेट का यहाँ जो है ये इस पॉइंट के अबाउट मूव करता है ऐसा, तो ये सेंटर हुआ ऐसा। जितनी ज़्यादा रेडियस होगी उतना ही ज़्यादा टॉर्क की वैल्यू होगी, मतलब आसानी से दरवाज़ा खुल जाएगा। अगर हमको यही कांस्टेंट है एफ की वैल्यू, हमारे पास जितना न्यूटन लगा रहे हैं हम उतना ही न्यूटन लगा रहे हैं, और अगर हमने आर की वैल्यू कम करी तो हमको टॉर्क की वैल्यू कम मिलेगी, मतलब हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा दरवाज़ा खोलने के लिए, एफ की वैल्यू फिर बढ़ानी पड़ेगी हमको, तो उस पर ज़्यादा दिक्कत आएगी। बट तो हमारे पास एक डोर का एग्जांपल भी हो सकता है इसमें, और भी हमने तुम्हें एग्जांपल बताए, और इसको हम ऐसा देख सकते हैं कि हमेशा आर के परपेंडिकुलर होगा एफ, और जितनी ज़्यादा लीवर आर्म की लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा टॉर्क की लेंथ होगी, टॉर्क की वैल्यू होगी। सो टॉर्क इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई या आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर। ये टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं हम इसको, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क, और इसकी जो डायरेक्शन है, अगर हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बाहर की तरफ होगा ऐसा, तो टॉर्क की डायरेक्शन बाहर की तरफ, टॉर्क हमने इसको दिखाया। अगर ये एंटी क्लॉक है, यहाँ टॉर्क एंटी क्लॉक है, तो इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ ऐसा, मतलब एफ, तो ये बाहर की तरफ ऐसा, आर एफ एंटी क्लॉक। अगर ये क्लॉकवाइज है कि ये ऐसा पॉइंट है और ये लीवर आर्म ऐसा आर और ये एफ, एंड हम इसको देख रहे हैं हम टॉर्क, तो एफ इस डायरेक्शन में है तो ऐसा होगी, मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में, टॉर्क हमारा इस डायरेक्शन में, तो हमने डायरेक्शन देखी टॉर्क की अंदर की तरफ मतलब क्रॉस। तो इसकी हमने देखा कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से इसमें, क्योंकि डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन इसमें आर एफ साइन थीटा हमेशा एफ के परपेंडिकुलर होता है, आर आर के परपेंडिकुलर एफ जो है, और इसका ये ऐसे वर्क करता है रोटेशन मोशन में
जैसा हमारे पास ट्रांसलेशन में फोर्स है हमारे पास, वैसा ही रोटेशन में है मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। हम इस फॉर्मूले को भी रिलेट कर सकते हैं, F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वही फॉर्मूला रोटेशन मोशन में अगर हम लिखें तो मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टो इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मास को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा रिलेट करते हैं, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा। हमारे पास एक एग्जांपल हमें बताना है इसमें, टॉर्क की वैल्यू, फाइंड टॉर्क इन द गिवन फिगर। तो हिंज है इसके अबाउट, ये एक रोड है और 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में है और 30 डिग्री से ये एक जो सेम इसी की डायरेक्शन है वो हमें बता रखी है। तो हमें बताना है टॉर्क। तो टॉर्क जो होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। हमें इसमें देखना है ये 10 न्यूटन ऐसा दिया, तो हमें जो हमें एफ की डायरेक्शन लेनी होती है, मतलब फोर्स की जो डायरेक्शन लेनी होती है वो लेनी होती है आर के परपेंडिकुलर, आर के डिस्टेंस के परपेंडिकुलर, डिस्टेंस के परपेंडिकुलर। सो डिस्टेंस के परपेंडिकुलर अगर हमने इसी डायरेक्शन में हम इसको खींचेंगे ऐसा, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे ऐसा कि अगर ये इस डायरेक्शन में घूमेगा तो, और हम इस डायरेक्शन में इसको खींचेंगे तो ये घूमेगा कैसे हमको, क्योंकि टॉर्क हमको बताना है तो ये इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर लेना होगा इसकी टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए। तो ये 10 न्यूटन है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जैसा होते हैं। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल मतलब 10 cos 30 डिग्री, ये होगा हमारे पास 10 sin 30 डिग्री, और हमें जो है डिस्टेंस और उसके परपेंडिकुलर फोर्स होता है टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू डिस्टेंस और उसके परपेंडिकुलर फोर्स 10 इंटू 1/2 तो 5 तो आएगा 10 न्यूटन मीटर। हमारे पास 10 न्यूटन मीटर, क्योंकि इसकी जो यूनिट है यहाँ से न्यूटन और यहाँ से मीटर, न्यूटन मीटर हमारे पास न्यूटन मीटर इसकी यूनिट है। सो ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो आया टो इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर। इसके बाद देखते हैं हम कपल ऑफ फोर्स। कपल ऑफ फोर्स जैसा टायर है हमारे पास या स्टीयरिंग है हमारे पास कार में, तो उसमें होता है कपल ऑफ फोर्स। हम दो हाथों से स्टीयरिंग को घुमाते हैं, मतलब जो फोर्स है उसका एक कपल है, मतलब कपल ऑफ फोर्स है। बट जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके बीच में कुछ सेपरेशन है, कुछ डिस्टेंस है ऐसा। जैसे यहाँ हमारे पास आर और आर मतलब इस और इस फोर्स के बीच में टोटल 2r का सेपरेशन है, 2r का डिस्टेंस है। तो यहाँ जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके बीच में सेपरेशन 2r का है। बट ऐसा हम समझ सकते हैं कि इसमें टॉर्क होगा, इसमें टॉर्क होगा, क्योंकि जो सेपरेशन है वो है, सेपरेशन की वजह से टॉर्क होगा, इसमें टॉर्क होगा, इसमें टॉर्क इज इक्वल टू नेट टॉर्क इज इक्वल टू इसका एफ आर और इसका एफ आर, एक एफ आर और एक एफ आर। अगर ये हम इस सेंटर से इसका एफ आर और इसका एफ आर, ये आर डिस्टेंस और इसके परपेंडिकुलर, ये आर डिस्टेंस और इसके परपेंडिकुलर, सो 2 एफ आर
या ऐसा समझ सकते हैं हम, अगर इनके बीच में L डिस्टेंस है तो हम समझ सकते हैं F इंटू एल। ये हम 2r को हमने बोला है L, F इंटू एल। जो इससे वैल्यू आएगी वो इससे वैल्यू आएगी, क्योंकि 2r को हमने 2r के बेस पर हमने पुट किया L, पूरी लंबाई L। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये तो नेट टॉर्क है हमारे पास, इसकी वैल्यू जीरो क्यों नहीं है? इसकी वैल्यू जीरो इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ सेपरेशन है 2r का या L का। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम होता, अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम होता तो नेट टॉर्क जीरो होता। नेट टॉर्क जीरो होता। लाइन ऑफ एक्शन सेम कैसे? मतलब कि जहां ये R है सपोज, और ऐसा F लगता, और यही ये वाला F उसी मैग्नीट्यूड का, तो यहाँ लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो यहाँ F नेट इज इक्वल टू टॉर्क, नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास हुआ कपल, कपल का एग्जाम्पल। हमारे पास इसके ऊपर एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो टॉपिक है हमारे पास वो है टोपलिंग। टोपलिंग, इसमें पूछा जाता है कि किस एंगल पर जो हमारा जो बॉक्स है वो टोपल कर जाएगा, तो उस एंगल की वैल्यू पूछी जाती है। टोपलिंग से मतलब है, सपोज ये हमारे पास एक प्लेन है और ये इसी एंगल पर है ऐसा, तो ये 0 डिग्री हुआ। अब हम इसको बढ़ाते जाएंगे, अगर ये ऐसा है तो ये स्लिप करेगा ऐसा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जाता जाएगा। अगर हम एंगल बढ़ाएंगे तो स्लीपिंग करेगा, किसी भी मैक्सिमम एंगल पर ये स्लीपिंग ही करेगा बस। अगर हम इसका इसका जो बेस है उसको कम करें और इसकी हाइट को बढ़ा दें तो तब ये टोपल करेगा, तभी इस जो है ये टोपल करेगा, मतलब ऐसा गिर जाएगा। जैसा हम देखते हैं कि हमने एंगल बढ़ाया 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 बढ़ाया, ये ऐसा टोपल कर गया ऐसा। ये बेबी स्लीपिंग कर रहा है, स्लीपिंग कर रहा है, मतलब ऐसा टोपल करेगा। अगर इसकी थोड़ी और लंबाई ऐसा ज़्यादा होगी ना ऊपर की तरफ, ये थोड़ा और ऊंचा होगा, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रिक्शन है ये थोड़ा, तो इस वजह से ये स्लीपिंग कर रहा है, वरना ये टोपल करता है ऐसे। ऐसा टोपल करने के लिए ऐसा किसी ऐसा ये एक पॉइंट ऐसा रखा जाता और तब ये ऐसा गिरता। हम देखते हैं, इसमें हमसे पूछा जाता है कि किस एंगल पर टोपलिंग होगी, मतलब किस एंगल पर ऑब्जेक्ट हमारा टोपल कर जाएगा। थीटा, थीटा की वैल्यू। तो हम देखते हैं, इसके बाद हम ये हमारे पास एक बॉक्स है, ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ नीचे की तरफ होता है हमारे पास mg, और इसी का जो एक बैलेंसिंग फोर्स है वो mg का नहीं है, मतलब इस सरफेस का होता है रिएक्शन फोर्स, तो वो n ऊपर की तरफ जो नेट फोर्स है वो जीरो है इस पर, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, और नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो कहीं नहीं जा रहा, यही है, तो नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद ये हमारे पास ये ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है और हमने इस पे लगाया एक फोर्स,
ऐसा हमने इस पर एक फोर्स लगाया, ये mg हमारा नीचे की तरफ। देन ये जो mg है हमारा, उसी के ही जो इस सरफेस का नॉर्मल है वो थोड़ा सा शिफ्ट होगा। नॉर्मल भी शिफ्ट होता है जब हमारा ज्योमेट्रिकल शेप चेंज होती है, मतलब इसकी ज्योमेट्रिकल शेप चेंज नहीं हो रही, बट जो इसका बैलेंसिंग पॉइंट है वो चेंज हो रहा है। तो जो सरफेस से लगता है नॉर्मल, तो क्योंकि इस पूरी को टिकाए रखने के लिए एक नॉर्मल फोर्स लगता है सरफेस से, तो सरफेस जहां भी टच होगा नॉर्मल फोर्स वहां शिफ्ट होगा। तो नॉर्मल इस जो सरफेस है वो इधर की तरफ ऐसे थोड़ी थोड़ी उठेगी, बट अभी ये रेस्ट में है तो ये हमारे पास नॉर्मल होगा। अभी तक यहाँ जो ये फ्रिक्शन है F, तो ये F इज इक्वल टू फ्रिक्शन के इक्वल है, और जो नॉर्मल है नॉर्मल इज इक्वल टू mg के इक्वल है ऐसा। बट अगर हम इसको बढ़ाएंगे, मतलब इसको जस्ट मूव करेंगे, इसको इस कंडीशन तक ले जाएंगे कि जस्ट मूव वाली कंडीशन तक हम इस बॉक्स को ले जाएंगे। अगर मतलब सपोज ये हमारे पास बॉक्स है और हम इसको जस्ट मूव वाली कंडीशन तक ले गए, जस्ट मूव वाली कंडीशन तक हम इसको ले गए, तो ऐसा हमारे पास मतलब टोपलिंग के केस में हम इसको ये जस्ट टोपल वाली कंडीशन बोलेंगे। तो ये हमारे पास कोई एक पॉइंट रहा होगा जो टच रहा होगा, ये हमारे पास mg, ये नॉर्मल इधर की तरफ शिफ्ट हुआ, इधर की तरफ n ऐसा। तो हमारे पास ये n है और ये mg है, ये जस्ट मूव वाली कंडीशन है। टोपलिंग वाले केस के लिए जस्ट टोपल वाली कंडीशन है। तो टॉर्क इज इक्वल टू ऐसा, ये इधर की तरफ ये वाला फोर्स चाहेगा कि इधर की तरफ मूव हो, मतलब इधर की तरफ टॉर्क हो क्लॉकवाइज। बट जो फ्रिक्शन है वो जो ये वाला नॉर्मल है जो इससे फ्रिक्शन मिलेगा इसको प्रॉपर, तो ये चाहेगा कि ये इसके अपोजिट रहे, मतलब एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक रहे। अगर ये दोनों जस्ट बैलेंस हैं तो इसका मतलब बॉक्स तब तक तो कहीं मूव नहीं किया। अगर एंटी क्लॉक वाला ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये क्लॉक वाला ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब बॉक्स टोपल कर गया। बट अगर जस्ट इक्वल है तो इसका मतलब बॉक्स टोपल नहीं किया है और उनको हम इक्वल कर सकते हैं। मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हम देखेंगे। हमने देखे ये केस कि कैसे जो टॉर्क है हमारा वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे इक्वल होता है। ये तब की केस है, ये तब की कंडीशन है कि जो बॉक्स है हमारे पास वो जस्ट टोपल होने के लिए या जस्ट टोपल हो जाएगा उसके बाद, बट अभी इक्वल है तो हमने टॉर्क इक्वल किया। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ ये हमारे पास बहुत फेमस एग्जांपल है टॉपलिंग के ऊपर। इसमें एक क्यूबॉइड है, ब्लैक क्यूबॉइड is placed on a rough inclined plane
as on find the maximum angle of inclination so that the block does not move. तो does not move में हमारे वो भी केस पॉसिबल हैं, जैसा कि स्लीपिंग, टॉपलिंग तो है ही है, बट हो सकता है कि ये टॉपल ना करे, स्लीपिंग करे, तो स्लीपिंग भी केस हो सकता है इसमें। मतलब डज नॉट मूव में स्लीपिंग भी है और जो टॉपलिंग तो है ही है, हमारा टॉपलिंग स्लीपिंग भी हो सकता है। तो हम दोनों केस पॉसिबल लेके चलेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं कि स्लीपिंग, जो हमारा स्लीपिंग है उसके लिए हम देखते हैं। तो ये हमारा mg नीचे की तरफ, क्योंकि mg नीचे की तरफ मतलब mg cos थीटा। इसके लिए हम यहाँ देखेंगे कि ये 2⁻1 में mg cos थीटा, और ये mg cos थीटा इधर होता है, फिर इसका इधर mg sin थीटा होता है, mg sin थीटा, और ये यहाँ फ्रिक्शन पीछे की तरफ, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू होती है mg cos थीटा, क्योंकि एन इसको बैलेंस करता है, तो म्यू mg cos थीटा। फिर हम इसको नॉर्मल से बैलेंस करते हैं, क्योंकि ये ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा, तो mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, क्योंकि इसमें बोला है कि मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सो दैट ब्लॉक डज नॉट मूव, कि ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा, ब्लॉक की जो फ्रिक्शन है उसकी एक मैक्सिमम है वैल्यू, कि जो फ्रिक्शन है वो एक प्रॉपर है, ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा, वो केस हमको लेके चलते हैं। mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। यहाँ जो म्यू की वैल्यू है इस केस में म्यू इज इक्वल टू 1 है, सो mg से mg कट जाएगा, म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा tan थीटा, और म्यू की वैल्यू है 1, मतलब 1 tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू आएगा 45 डिग्री, कि 45 डिग्री तक ये डज नॉट मूव है, मतलब मूव नहीं करेगा। बट मूव नहीं करेगा तो उससे पहले टॉपल कर जाए, कुछ पता। तो पहला केस तो हमने लिया ये, तो हमको पहला ये केस चेक करना है, क्योंकि हमने इस चीज से अंदाजा लगाया कि 1 और 2 है, कि ज़्यादा लंबी अगर जो कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो टॉपल भी कर सकता है, तो पहला केस ये है। दूसरा केस हमारे पास, ये हमारे पास हुआ पहला केस। दूसरा केस ये है कि ये हमारे पास mg ऐसा cos थीटा, ये होता है mg sin थीटा, सीधा होता है, सीधा mg cos थीटा, mg cos थीटा, ये sin थीटा, और यहाँ ये बिल्कुल जस्ट, सपोज ये बिल्कुल जस्ट टॉपल वाली कंडीशन है, क्योंकि हमने जस्ट मूव वाली कंडीशन ये देख ली, ये जस्ट मूव है, जस्ट मूव वाली कंडीशन से हमने थीटा निकाल के देखा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। बट हम देखते हैं जस्ट टॉपल वाली कंडीशन। जस्ट टॉपल में जो इसका ये थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल उठ जाएगा, और यहाँ इसका नॉर्मल इस पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा इसका नॉर्मल। तो नॉर्मल यहाँ ये इसकी हाफ डिस्टेंस होगी, मतलब 1, और यहाँ होगा आधा मीटर। यहाँ जो टॉर्क क्लॉकवाइज है इज इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जो इसका फ्रिक्शन है वो ऐसा इसको नीचे की तरफ
हमको लगाना है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मतलब फोर्स mg cos थीटा इंटू हाफ, mg cos थीटा इंटू हाफ। और एंटी क्लॉकवाइज में मतलब ये वाला, मतलब टोपल वाला केस, तो mg sin थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब mg sin थीटा इंटू 1। तो हमको देखना है ये अब इसमें, तो mg से mg कट जाएगा और हाफ इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ टेन थीटा इज इक्वल टू 1 आया था, मतलब 1 तो बाद में आएगा पर हाफ पहले आ जाएगा, मतलब इससे पहले टोटल कर जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स हाफ। तो ये हमारा हुआ टोटल वाला केस। ये हमको तब चेक करके देखना है कि जब जो है इसका हाइट और बेस जो है इसका, इसमें रेशो अलग अलग हो और ये मेंशन हो। तो हमारे पास मेथड नंबर 2 हुआ। इसमें हमने देखते हैं कि टॉर्क क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इक्वल करके फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में भी ऐसा है। तो हमारे पास आया थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2। और जब हम इसको जस्ट मूव वाला केस लिया था, तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एन, और एन की वैल्यू फिर आती है इससे बैलेंस करके म्यू एम जी कोस थीटा। तो ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा, ये फोर्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसके बाद हम फाइनल जो हमारी इक्वेशन बनती है वो बनती है एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी कोस थीटा। सो एम जी साइन जी म्यू की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 हमने पुट किया। सो टेन की वैल्यू है 10 45 डिग्री, टेन थीटा इज इक्वल टू 1। सो टेन थीटा में 1 की वैल्यू और टेन थीटा और टोटल करेगा हाफ पे, तो इसका मतलब 1 तो बाद में आएगा और हाफ पे टोटल कर जाएगा, इसका मतलब पहले ये टोटल कर जाएगा।